आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सभी को हाई स्कूल के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को यहाँ पर जो है सॉल्व करवाएंगे। ये देखिए जो है ये हाई स्कूल विषय के विज्ञान का प्रश्न पत्र है और यह प्रश्न पत्र जो है वर्ष 2023 का है। इसको हम क्या करेंगे, हल करवाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा रहता है, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे नाम दिया गया नाम लिखना है और ये जो है 824 EO जो है ब्रैकेट में ये पेपर का कोड है। इसको आपको अपनी उत्तर पत्रिका में लिखना है। यह प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए है। पेपर का पूर्णांक जो होता है 70 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 70 अंकों का होता है। और पेपर का समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको संपूर्ण पेपर को हल करना होता है। दिए गए निर्देशों को देख लेते हैं। देखिए यह प्रश्न पत्र खंड और आ और खंड बा में बटा हुआ आता है। प्रत्येक खंड में जो है 3 उपखंड होते हैं, उपखंड का, उपखंड खा और उपखंड गा। खंड आ में जो है सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और सही विकल्प का चयन करके अपनी OMR शीट में जो है काले अथवा नीले बाल पॉइंट से जो है उस पर दिए गए गोलों को जो है भरना होता है। जो गोला सही, मतलब जो ऑप्शन सही होता है उस गोले को जो है आपको भरना है। यदि ये ऑप्शन सही है तो ये वाला गोला काला कर दीजिए, बी सही है तो बी वाला काला कर दीजिए, सी सही है तो सी वाला काला कर दीजिए और डी सही है तो डी वाला गोला काला कर देते हैं। मतलब 4 विकल्प होते हैं, चारों में से जो सही है आप उसको काला कर सकते हैं। ठीक। और अगला निर्देश है कि सभी प्रश्नों के अंक जो होते हैं उसके क्या होते हैं, सम्मुख निर्धारित होते हैं, मतलब उसके आगे जो है लिखे रहते हैं। अगला अंतिम निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, मतलब इस प्रश्न के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको करना आवश्यक होता है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है कोई गोलीय। तो अवतल दर्पण जो होता है वह किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इसलिए पहले बहुविकल्पी प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 2 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। पहला ऑप्शन है परतारिका, दूसरा है दृष्टिपटल, तीसरा है पुतली, चौथा है कार्निया। तो दृष्टिपटल पर जो है किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है, इसलिए जो है इस प्रश्न का दूसरा विकल्प बी जो है दृष्टिपटल बिल्कुल राइट है। अगला जो है तीसरा नंबर प्रश्न है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी, तीसरा ऑप्शन है लाल और चौथा ऑप्शन है नारंगी। तो बैंगनी रंग जो है प्रिज्म के प्रकार से जब गुजरता है, या कह लीजिए श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म के से गुजरता है तो उसमें जो 7 रंग होते हैं तो उसमें जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, इसलिए इसका जो है दूसरा विकल्प बैंगनी बिल्कुल राइट है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। पहला ऑप्शन है आधी, दूसरा ऑप्शन है दुगुनी, तीसरा ऑप्शन है 4 गुनी और चौथा ऑप्शन है 1/4। तो इसमें जो है उत्पन्न ऊष्मा जो है वह 4 गुनी हो जाएगी, इसलिए इसका जो है तीसरा विकल्प 4 गुनी बिल्कुल सही है। 5वां प्रश्न है एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ऑप्शन है मुलायम लोहा, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन है स्टील। तो किसी विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए मुलायम लोहा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो है दूसरा विकल्प मुलायम लोहा बिल्कुल सही है। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। देख लीजिए पहला विकल्प में ये किरण आरेख दिया गया, दूसरे विकल्प में ये किरण आरेख दिया गया, तीसरे विकल्प में ये किरण आरेख दिया गया और चौथे विकल्प में ये किरण आरेख दिया गया। इसमें से आपको सही किरण आरेख दिखाना है। तो इसमें जो है
तीसरे विकल्प का जो किरण आरेख बनाया गया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, इसलिए इसमें प्रकाश किरण आती है और इधर बाहर की ओर निकल जाती है। जब इसके हम पीछे की तरफ जब इसको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो ये जाकर के फोकस दूरी पर क्या है, मिल जाती है। इसलिए इसका जो है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, मतलब ये किरण आरेख क्या है, बिल्कुल सही है। अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, इसलिए इस प्रश्न का जो है चौथा विकल्प जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो है 8 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है, शुद्ध वायु है। पहला ऑप्शन है एक समांगी मिश्रण, दूसरा ऑप्शन है धातुओं का मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है यौगिकों का मिश्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध वायु जो होती है एक समांगी मिश्रण है, इसलिए 8वें प्रश्न का जो है पहला विकल्प बिल्कुल राइट है। 9 नंबर क्वेश्चन है एल्कीन है। पहला ऑप्शन दिया गया C3H6, दूसरा ऑप्शन दिया गया C2H2, तीसरा ऑप्शन दिया गया C3H8 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया C4H10। तो एल्कीन का फार्मूला यहाँ पर जो है C3H6 है होता है, इसलिए इसका जो है पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसमें से जो है तीसरा विकल्प 7 जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, इसलिए तीसरा विकल्प इस पर बिल्कुल राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर पहला ऑप्शन दिया गया है परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है परमाणु क्रमांक तथा परमाणुवीय आकार में कमी होती है, और तीसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुवीय आकार में कमी आती है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11वें प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब आप किसी आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में आप बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो वहां पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणुवीय आकार में कमी आती है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। तो कॉलम ए में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कॉलम बी में भी 4 जो है दिए गए हैं, तो आपको कॉलम ए का सुमेल जो है कॉलम बी से जो है अनुप्रयोगों से करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखिए ये जो है मूर्ति का निर्माण करता है, आप ऐसे कर दीजिए। कास्टिक सोडा जो होता है वह साबुन का निर्माण करता है, आप इसको ऐसे मिलान कर दीजिए। और सी में दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक प्रति अम्ल होता है, इसको ऐसे कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, कीटनाशक होता है। तो अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा सुमेल का सही सेट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है मूर्ति निर्माण में करता है, ये 2 नंबर में है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए का दूसरा विकल्प, ए में सेकंड दिया गया, तो इसलिए इसमें जो है दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही है। भाई ए का जो है दूसरा को मिलान कर दिए, बी को जो है उसके जो है प्रथम वाले से मिलान कर दिए, सी को जो है उसके चौथे वाले से मिलान कर दिए गए, और डी को जो है उसके तीसरे विकल्प वाले से मिलान कर दिए, इसलिए 12वें का जो है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया NaCl जलीय, दूसरा ऑप्शन दिया गया H2SO4 जलीय, तीसरा ऑप्शन है KOH जलीय और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज जलीय। तो इसमें जो है दूसरा विकल्प H2SO4 जलीय बिल्कुल राइट है। अगला उपखंड ग आता है और अगला प्रश्न जो है 14 नंबर है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। दिया गया है नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत जो होता है वह क्या होता है, पवन ऊर्जा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
अगला जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है डीएनए की खोज के लिए, तीसरा ऑप्शन है सुजननिकी के लिए, चौथा ऑप्शन है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो इसमें आनुवंशिकता के क्षेत्र में मेंडल किस लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के क्षेत्र में उन्होंने जो है कार्य किया था, इसलिए 15वें का जो है पहला विकल्प आनुवंशिकता के क्षेत्र में बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है शुक्रवाहिकाओं में, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय में, तीसरा ऑप्शन है वृषण में, चौथा ऑप्शन है यकृत में। शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वह शुक्रवाहिकाओं में होता है, इसलिए इसका जो है 16वें का पहला विकल्प बिल्कुल राइट है। 17वां प्रश्न है, कूपिका पाई जाती है। पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ों में, तीसरा ऑप्शन है आमाशय में और चौथा ऑप्शन है जीभ में। तो कूपिका जो होती है वह फेफड़ों में पाई जाती है, इसलिए 17वें का जो है बी विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला जो है 18वां नंबर प्रश्न है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। तो पौधों में जल के परिवहन हेतु कौन होता है? पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है रंध्र, तीसरा ऑप्शन है पित्त या मज्जा और चौथा ऑप्शन है जाइलम। तो पौधों में जल के परिवहन जो होता है जाइलम होता है, इसलिए इसका जो है चौथा विकल्प डी बिल्कुल जाइलम सही है। जाफार जल होता है और जाफार जाइलम होता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? पहला ऑप्शन है 140/80, दूसरा ऑप्शन है 120/80, तीसरा ऑप्शन है 135/100 और चौथा ऑप्शन 125/115। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में जो है सामान्य रक्तदाब जो है 120/80 होता है, इसलिए इसका जो है दूसरा विकल्प जो है 120/80 बिल्कुल राइट है। अगला जो है 20 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है विंदेश्वर पाठक, दूसरा ऑप्शन है जेसी चौधरी और तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। तो राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, इसलिए इसका जो है तीसरा विकल्प राजेंद्र सिंह बिल्कुल राइट है। आप मेरे चैनल पर जो है ऐसे ही देखते रहें और मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये खंड बा है और उपखंड इसका का है। देखिए यहाँ पर जो है वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। कितने वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं? 4। एक है 21 नंबर, ये 4 नंबर का होता है। 22 नंबर भी 4 नंबर का होता है और 23वें नंबर भी जो है 4 नंबर का होता है। और 24 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो जो है 6 नंबर का होता है और इसमें अथवा करके भी दिया रहता है। यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आपको नीचे वाला कर लेना होता है। यहाँ पर जो है उपखंड खा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर आपको जो है IUPAC नाम लिखने हैं। संरचना सूत्र दिए गए हैं, इनका क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए पहला का नंबर दिया गया है, इसमें CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl। तो अब आपको इसमें जो है इसका जो है IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए हम लिख करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर करना क्या है कि आपको देखिए इधर इस CH2 वाले नंबर एक कार्बन इधर Cl लगा है और इधर जो है CH2 डबल बॉन्ड CH लगा है। तो इसमें आपको जो है कार्बन की काउंटिंग जो है जिधर डबल बॉन्ड हो, तो क्योंकि ये प्रमुख क्रियात्मक समूह होता है डबल बॉन्ड, इसलिए आपको जो है कार्बन की काउंटिंग जो है आपको इधर से करनी 1 2 और ये 3। ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ये 3 नंबर कार्बन हो। अब इसका जो है हम IUPAC नाम बहुत आसानी से लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया तीसरे कार्बन पर क्लोराइड लगा है, तो इसलिए क्या लिख देंगे? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर प्रोप -1 इन। देखिए 3 क्लोरो प्रोप -1 इन होता है। 3 क्लोरो प्रोपीन 1 इन जो है इसका IUPAC नाम है। ये बिल्कुल राइट है। अब दूसरा खा नंबर में देखिए इसका IUPAC नाम लिखा है। क्या लिखा हुआ है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर जो है सिंगल बॉन्ड OH, इधर
सिंगल बॉन्ड COOH लिखा है। तो इसमें दो दो क्रियात्मक समूह लगे हैं। कितने लगे हैं? दो दो क्रियात्मक समूह लगे हैं। इसलिए आप जो है कार्बोक्सिलिक समूह वाले क्रियात्मक समूह को जो है प्रमुख क्रियात्मक समूह मानेंगे और इसके भी कार्बन को हम अंकन प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले इसी कार्बन को जो है अंक 1 नंबर प्रदान करते हैं। तो इधर से ही कार्बन के अंकन कर लेते हैं 1, 2 और 3। तो इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। तो अब इसका हम नाम जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो हो जाएगा 2 नंबर पर कौन सा OH समूह लगा है, तो इसको हम प्रीफिक्स में लिखने के लिए हम क्या लिख देंगे? 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसका यही जो है बिल्कुल करेक्ट IUPAC नेम है। गा नंबर वाले का जो है हमें जो है IUPAC नाम लिखना है। किसका लिखना है? गा नंबर वाले का। देखिए इसका जो है स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे की तरफ सिंगल बॉन्ड C2H5, इधर फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C2H5। अब देखिए यहाँ पर आप किसी भी तरफ से जो है इसमें कार्बन श्रृंखला का अंकन कर लेते हैं। तो इसमें कितने कार्बन हैं? देखिए C2H5 में 2 कार्बन होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2 कार्बन की काउंटिंग करते हैं। कितने? तो इसको आप चाहो तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसको पूरा जो है दूसरी तरह से लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आपने लिखा था C2H5। अब इसका आप किसी भी तरफ से इसमें जो है कार्बन का अंकन कर लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने कार्बन हो गए? इसमें 7 के। तो इसका रूट वर्ड जो है क्या हो जाएगा? हेक्सेन होता है। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। और यहाँ पर 4 नंबर कार्बन पर क्या लिखा है? एथिल समूह लगा है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे इसका IUPAC नेम? 4 एथिल हेक्सेन। क्या लिख देंगे? हेक्सेन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 4 एथिल हेक्सेन हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो है यह करेक्ट नेम है। अब इसी में जो है चौथा घा नंबर का जो है हमें IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए इसमें एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन से जो है यहाँ पर 3-3 हाइलाइट समूह लगे हैं। कितने लगे हैं? 3-3 हाइलाइट समूह लगे। तो इसका जो है इसके हाइलाइट समूह में जो है हम अल्फ़ाबेट को भी ध्यान रखेंगे। तो अल्फ़ाबेट में जो पहले नाम आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट में हम इसका नाम लिखते हैं, बिल्कुल यही नाम सही होगा। 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, फिर 1 आयोडो, फिर क्या हो जाएगा? मेथेन। ये बिल्कुल इसका जो है बिल्कुल करेक्ट नेम है। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो और मेथेन होता है। क्या होता है? 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, मेथेन बिल्कुल इसका जो है करेक्ट नाम है। अब जो है 26 नंबर प्रश्न है। क्लोरीन प्रमाण 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संयोजकता लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हम जो है क्लोरीन का प्रमाण करके, इसका सिंबल जो होता है Cl होता है और इसका प्रमाण कितना 17 का। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा? 2,8,7। अब यहाँ पर जो है इसकी हमें आवर्त सारणी में स्थित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका क्रमांक कितना हो जाएगा? 1, 2 और 3। तो इसका जो है आवर्त कितना हो जाता है? इसका आवर्त जो होता है वह जो है
थर्ड हो जाता है। किस आवर्त का ये तत्व है? थर्ड आवर्त का। अब ग्रुप कितना हो जाए? देखिए 7 नंबर दिया गया है, तो इसका जो है वर्ग कितना हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। वर्ग कितना हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। अब इसकी अवयतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तभी ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसकी जो संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता जो है इसकी 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इस तरह जो है आप इस प्रश्न को जो है बिल्कुल हल कर सकते हैं। अगला जो है 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 रासायनिक समीकरण देना है और सभी को संतुलित करना। तो हम इसको अपने पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए सरल सी विधि बताई थी। आप उस वीडियो को देखिए और उस समीकरणों को बहुत आसानी से इन समीकरणों को आप हल करिए। इसमें अथवा करके दिया गया है। यदि आप इन समीकरणों को नहीं हल कर पाते हैं तो अथवा वाला पर जो है दिया गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है इन पर जो है किसी पर जो है तीनों पर टिप्पणियाँ लिख देनी है कि अथवा वाले में टिप्पणियाँ आपको लिखनी। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया पर टिप्पणी लिख दीजिए या प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए और भर्जन, इन तीनों पर जो है आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला जो है उपखंड गा है। कौन सा है? उपखंड गा है। तो इसमें दिया गया है 28 नंबर प्रश्न में मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो मेंडल के नियम थे उनका जो है आपको वर्णन करना है। तो मेंडल का जो है पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इस पर आपको लिखना है। दूसरा इनका नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और इनका तीसरा नियम है आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का। तो ये मेंडल के जो है 3 नियम, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का। आप इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है। अगला जो है देखिए 29 नंबर प्रश्न है, एक आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। तो देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर आपको इसे क्या बताएंगे? सॉल्यूशन बता देंगे। ये देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कि जो है बीजांड जो होता है, क्या होता है? बीजांड, वो जो होता है बीज बनाता है। बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। और अगला जो है इसका क्या है कि इसमें जो अंडाशय होता है, क्या होता है? अंडाशय। अगला परिवर्तन होता है अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। और अगला परिवर्तन देखिए क्या होता है, जो इसके वाहिदल होते हैं, क्या होते हैं? वाहिदल और दल पुंज होते हैं। दल पुंज हो जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सूख जाते हैं। क्या जाते हैं? सूख जाते हैं। सूख जाते हैं व गिर जाते हैं। सूखकर क्या होता है? गिर जाते हैं। तो इतने परिवर्तन जो होते हैं एक आवृत्त बीजी पौधों में जो है निषेचन के पदार्थ। एक क्या होता है? पहला क्या था? बीजांड से बीज बनता है। दूसरा क्या है? अंडाशय से फल बनता है। और इसके वाहिदल, दलपुंज, ये सब क्या होते हैं? सूख करके जो है गिर जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का वर्णन कीजिए। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें 5 प्रकार के आर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हम इसको नंबर 1 आर होता है 1 आर फॉर होता है रिसाइकिल। क्या होता है? रिसाइकिल होता है। 1 फॉर रिसाइकिल। दूसरी आर फॉर होता है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब इसका मतलब होता है रिड्यूस का मतलब होता है कम, मतलब उपयोग को कम करना। अगला आर का मतलब होता है रीपर्पज। इसका आर का मतलब होता है पुनः प्रयोजन। और चौथे आर की मीनिंग होती है रीयूज, दोबारा उपयोग, पुनः उपयोग। और 5वीं आर की मीनिंग होती है रिफ्यूज। इसकी मीनिंग होती है इनकार कर देना। तो ये
5 आर जो है पर्यावरण की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण। यही 5 आरों का मतलब होता है। पहले आर का मतलब रिसाइकिल, दूसरे का आर का मतलब रिड्यूस, तीसरे आर का मतलब होता है रिपर्पज, चौथे आर का मतलब रीयूज और पांचवें आर का मतलब होता है रिफ्यूज। जिसकी ज़रूरत ना हो उसको आप जो है बिल्कुल इनकार कर दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसको हमने जो है अभी पिछले ही वीडियो में इसका अध्ययन कराया, आप वहाँ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। अथवा करके इसमें दिया गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम जो है उन अभ्यर्थियों के लिए दिखाएंगे प्रश्न पत्र जो है इंग्लिश मीडियम के। देखिए ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, वैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं जैसे जो है आपको पीछे दिए गए। ये सेक्शन ये दिया गया है, इसमें भी ऑप्शनल प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह जो है ये देखिए यहाँ पर सेक्शन बी दिया गया है, सब सेक्शन, इसमें भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये सब सेक्शन सी दिया गया है, इसमें भी ऑप्शनल प्रश्न दिए गए हैं। तो ये केवल जो है इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए जो है प्रश्न पत्र को जो है इंग्लिश में हल करना चाहते हैं। ये देखिए सेक्शन बी दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। और ये देखिए सेक्शन जो है सब सेक्शन बी दिया गया है, इसमें IUPAC नाम लिखना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन करना होता है। और ये जो है इसकी जो है अथवा करके क्वेश्चन दिए गए, इसको कर लीजिए। या इसको जो है सब सेक्शन सी में देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब मेंडल लॉज है ना, ये 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 30 नंबर दिया। फिर इसी तरह जो है 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह जो है जो अभ्यर्थी जो है इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस पीछे इसके प्रश्न पत्र में इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिए गए उनको देख करके आप ये हल कर